हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अक्षय देसाई आपका सेट स्क्वायर एकेडमी की तरफ से इस डेमो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सब्जेक्ट जो देख रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच। वो सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर उसका दूसरा नाम भी है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैकेनिकल सिलेबस में मोस्टली इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नाम दिया है। सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी के डिग्री के सिलेबस में उसका नाम सॉलिड मैकेनिक्स है और सिविल के लिए मोस्टली इसका नाम मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है। बट आप सिलेबस कंपेयर करोगे तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच में भी हार्डली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। हार्डली एक दो चैप्टर्स कम ज्यादा हो सकता है या फिर जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। बट आज डेमो के लिए जो हम लोग कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, वो जनरल कंसेप्ट रहेगा, वो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। तो ये जो डेमो का पर्पस है वो सिर्फ आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग कितना समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है उस वही पर्पस है उसका। अगर आपको ये डेमो अच्छा लगता है और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करना है तो जो आगे का रेगुलर लेक्चर्स होगा वो आपके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एंड ब्रांच के हिसाब से होगा। तो उसके लिए हम लोग ने MSBT डिप्लोमा एंड मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है हर एक ब्रांच का अलग अलग क्वेश्चन सेट बनाया है। तो आपका जो लेक्चर्स होगा वो क्वेश्चन सेट के हिसाब से ही होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सेट दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन सेट मुंबई यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन सेट है और इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स, ये जो 5 सब्जेक्ट है इनका चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेट हमने बनाया है स्टार्टिंग फ्रॉम December 13 टू December 19 और ये रिवाइज सिलेबस के हिसाब से ही है। तो उसमें आप देखोगे तो सब क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किए और वापस उसको टाइप वाइज अरेंज किया है। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बात करता हूँ तो उस पे जाते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस या फिर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में उसका सिलेबस में उसका नाम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। तो उसमें भी देखोगे आप कि क्वेश्चन सेग्रीगेट किए हैं, थियोरी क्वेश्चंस अलग से एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग से। उसमें भी हर एक क्वेश्चंस के आगे वो कभी पूछा है और कितने मार्क के लिए पूछा है और कितनी बार पूछा है, मतलब रिपीटेशंस भी दिया है। तो एज आई सेड अर्लियर हमारा फोकस ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे रहेगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चंस टाइप वाइज सेग्रीगेट किए हैं और वो पर्टिकुलर टाइप के अंदर भी ऐसे सीक्वेंशियली अरेंज किए है कि अगर 3-4 क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होने वाला है तो वो एक के नीचे एक रहेंगे। सिर्फ उसमें क्या अलग रहेगा कि जो डेटा रहेगा उसमें वैल्यूज अलग अलग रहेंगे, बाकी मेथड ऑफ सॉल्विंग सेम रहेगा। तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बचे हुए सिमिलर क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होगा। इसका ये एडवांटेज होगा कि हम लोग कम समय में बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आपको भले ही ये लेक्चर डेमो लेक्चर अभी जनरल है बट जब भी रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होगा तभी आपका लेक्चर्स आपके सिलेबस और आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट के हिसाब से ही होगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो हम लोग आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से ही मैक्सिमम फोकस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे करने वाले हैं और थियोरी जहां जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक बात, अभी मैं ये लेक्चर हिंदी में ले रहा हूँ बट कोई स्टूडेंट्स को अगर हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो मैं इंग्लिश या मराठी में भी लेक्चर ले सकता हूँ एज पर योर कन्वीनियंस। तो वैसे आप मुझे पहले ही बता दो। ओके, बाद में अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर का क्वेश्चन सेट देखना है, ये तो मुंबई यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल का थर्ड सेमेस्टर का है, बट अगर आप सपोज पुणे यूनिवर्सिटी को के हो या फिर डिप्लोमा के हो, MSBT के हो स्टूडेंट हो, तो आपका ब्रांच का अगर आपको क्वेश्चन सेट देखना है सेमेस्टर का तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स दिया है। ओके, और बट उसमें आपको सिर्फ हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर एज अ सैंपल दिखाई देगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन सेट चाहिए, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको ऑनलाइन ट्यूशन लेना है या नहीं लेना है,
आपको अगर पूरा क्वेश्चन सेट भी चाहिए तो आपको हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है सेट स्क्वायर एकेडमी का, वो इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो वो एंड्रॉयड ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है, और उसके साथ सब्सक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसका वीडियो भी, उसका भी लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको वहां पे जाके इंस्टॉल करके सब्सक्राइब करके वो आपको एक्सेस मिल पाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन में इंटरेस्ट है तो वहां पे आपको जो भी उसका गाइडलाइंस है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मतलब कितने स्टूडेंट्स का बैच होगा, फीस कितना होगा, शेड्यूल कैसे होगा, उसके बारे में सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अभी फिलहाल इतना बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक जनरल कंसेप्ट एक्सप्लेन होगा और उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो लेक्चर। तो अभी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। जो हम लोग ने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें हम लोग ने मोस्टली इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टडी किया था ऑन अ ऑब्जेक्ट। ओके, बट वहां पे एक अजम्पशन था कि वो जो बॉडी रहेगा जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहा है वो एक रिजिड बॉडी है। अभी व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी मतलब कितना भी फोर्स उसके ऊपर लगाओ तो वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा। मतलब हम लोग ने वहां पे सिर्फ फोर्स स्टडी किया था, वहां पे जो डिफॉर्मेशन है वो कंसिडर नहीं किया था, उसको रिजिड कंसिडर किया था। बट अभी ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के साथ जो डिफॉर्मेशन होने वाला है वो भी कंसिडर होगा। तो उसके रिलेटेड ये दो टर्म्स है, एक है स्ट्रेस एंड दूसरा है स्ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल अभी जो मेरे हाथ में मार्कर है, तो सपोज ये एक मेटल का रॉड है, okay? तो उसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल। ओके, तो अभी सपोज इसको मुझे डिफॉर्म करना है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वेज, मतलब इसको कैसे डिफॉर्म किया जा सकता है। तो पहला मेथड है कि मैं क्या करूंगा, इसको दोनों एंड से खींचूंगा, मतलब उसको बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। ओके, मतलब पुल कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट क्या होगा ये रॉड के ऊपर, कि ऑब्वियसली उसका लेंथ बढ़ेगा और उसका डायमीटर कम हो जाएगा, राइट? तो वो डिफॉर्म तो हो रहा है, बट उसके साथ में जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा वो भी हमें पढ़ना है। मतलब डिफॉर्मेशन का भी स्टडी करना है और फोर्स का भी स्टडी करना है, ठीक है? तो वो हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। बट दूसरा जो टाइप है, अगर मैंने इसको ऊपर से फोर्स लगाया, ओके, तो वो क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पे, उसको वो अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो एक डिफॉर्मेशन का अलग तरीका होगा। या फिर मैं उसको ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, ऐसे दोनों एक एंड फिक्स रख के इसको ऐसे घुमा सकता हूँ। मतलब देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग आगे ये सब्जेक्ट में डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ने वाले। तो फिलहाल जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन जनरल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक रॉड है, सपोज एक मेटल रॉड है और मैंने उसको एक एंड पे फिक्स किया है सपोज। तो अभी इसको मैंने फिक्स किया यहाँ पे, एंड लेट अस अज्यूम कि उसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L है। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ डायग्राम, वो सिर्फ उसका फ्रंट व्यू है, ओके। तो अभी आप साइड व्यू से देखोगे तो अगर ये सिलेंड्रिकल रॉड है मार्कर जैसे, तो आपको साइड व्यू में एक सर्कल दिखेगा। अभी नेसेसरी नहीं है कि ये रॉड हमेशा सिलेंड्रिकल ही रहेगा, वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर बार भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे, क्रॉस सेक्शन मतलब कि अगर कट करके आपने बीच का एरिया देखा तो वो भी क्या रहेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर रहेगा, जो भी शेप रहेगा। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करें कि वो सर्कल है, ठीक है, तो वो एरिया कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ्रंट व्यू से इसको भी देखोगे तो ऐसा ही शेप दिखेगा, और सिलेंड्रिकल मार्कर जैसे रॉड को देखोगे तो वो भी ये रेक्टेंगल ही रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एट दिस एंड। तो लेट अस अज्यूम कि मैं इसको पुल कर रहा हूँ बाय फोर्स P, ठीक है। तो ये जो फोर्स P है
ऑब्वियसली अभी मुझे इतना पता है कि जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ऑब्वियसली ये रॉड एलोंगेट होगा ये डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में क्या है, एक फिक्स सपोर्ट है, तो वो यहाँ पे तो एलोंगेट नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं इसका आफ्टर एलोंगेशन का पोजीशन ड्रॉ करता हूँ। तो अभी इसमें और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी उसका लेंथ बढ़ेगा एलोंगेशन के बाद, तो लेट अस अज्यूम कि जो उसका ओरिजिनल लेंथ है वो मैं एल अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो जब ये एलोंगेट होगा तो ऑब्वियसली लेंथ तो बढ़ेगा बाय सम स्मॉल अमाउंट, बट एट द सेम टाइम ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब आपको दूसरा डायमेंशन कंसीडर करना है, वो है डायमीटर। लेंथ के साथ दूसरा होगा डायमीटर। तो ऑब्वियसली अगर लेंथ बढ़ता है तो डायमीटर कम हो जाएगा। तो अभी जो मैं डिफॉर्मेशन के बाद वाला जो डायग्राम बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा उसका जो डायमीटर है वो कम दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको वो छोटा सर्कल दिखेगा, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा लेंथ एलोंगेट हुआ है इतना, ये तो ओरिजिनल था इतना, बट इतना एलोंगेट हो गया, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा एल। तो ऑब्वियसली जो फाइनल लेंथ रहेगा वो कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो जब भी मैं इसका अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ड्यू टू दिस फोर्स P, यहाँ पे फोर्स है P, अभी क्या होगा, ड्यू टू सपोर्ट यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा और वो रहेगा सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन भी ऑब्वियसली इक्वल टू P ही रहेगा, देन ओनली दिस रॉड विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। तो सपोर्ट पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स P लगा रहा हूँ तो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर होगा, ठीक है। बट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब कोई आपको खींच रहा है जबरदस्ती, तो आप ऑब्वियसली उसको रेजिस्ट करोगे। मतलब अगर यहाँ पे मैं मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये मटेरियल भी उसको रेजिस्ट करने का ट्राई करेगा। तो वो रेजिस्टेंस मुझे कभी दिखेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस मटेरियल के अंदर होगा, तो ऑब्वियसली वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बीच में सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इतना ही कट किया हुआ पार्ट देखता हूँ तो उसमें क्या दिखेगा आपको कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स P है उसको रेजिस्ट करने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा यहाँ पे, ओके। और इसका जो रिजल्टेंट रहेगा इक्विवेलेंट, उसको मैं नाम दे रहा हूँ R। मतलब R is nothing but the internal resistance offered by the material against this external force P. Okay, again one more thing I need to clarify. Though the symbol here used is P, मतलब हम लोग मैकेनिक्स में फोर्स या लोड के लिए सिंबल यूज कर रहे थे F, बट सॉम में या फिर मॉस में मोस्टली जो सिंबल यूज होता है लोड या फोर्स के लिए वो P होता है, ठीक है। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स और एक सब्जेक्ट है, वहां पे हम लोग P मतलब प्रेशर लेते हैं, टू डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे P मतलब फोर्स है। तो ऑब्वियसली अभी मुझे देखना है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो मुझे अभी स्टडी करना है, और उसके लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो टर्म है वो है स्ट्रेस। तो अभी मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला बन जाएगा R अपॉन ए फॉर एरिया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी ये जो कट किया हुआ सेक्शन है वो इक्विलिब्रियम है, मतलब डिफॉर्मेशन तो बहुत छोटा है डेल्टा एल, आपको समझना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके लिखा है, बट डेल्टा एल विल बी वेरी स्मॉल। सो दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रॉड है, अभी भी इक्विलिब्रियम में, मतलब ये जो एक्सटर्नल P है फोर्स P,
और R इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मीन्स यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू P, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी जो डेटा दिया रहेगा वो आपको एक्सटर्नल फोर्स दिया रहेगा, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नली उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस अपोज करेगा। तो ऑब्वियसली R की जगह पे मैं P लिख सकता हूँ, P अपॉन M। मतलब जब भी आपको डेफिनेशन पूछेंगे तभी आप एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा नहीं बोलोगे, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ये टर्म ही यूज करना है। बट जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तभी आप R के बदले P रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि R इज इक्वल टू P। ओके, अभी ये स्ट्रेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अभी ये जो पर्टिकुलर हम लोग पहला टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, उसके लिए जो टाइप रिक्वायर्ड है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? तो ऑब्वियसली ये जो एक्सटर्नल फोर्स P है वो जो एरिया पे एक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो एरिया आपको दिखेगा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो आप साइड व्यू से देखोगे तो वो सर्कुलर एरिया है ना। ओके, और ये P वो सर्कल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो सर्कल रहेगा ये बोर्ड के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा और P उसके सेंटर से पास हो रहा है, मतलब वो सर्कल को वो फोर्स परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये मेरा हाथ सर्कल है तो वो जो फोर्स P रहेगा वो उसको परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट में उसका कंडीशन लिख रहा हूँ, तो अगर वो फोर्स P एरिया को परपेंडिकुलर है तो वो जो पर्टिकुलर स्ट्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल वर्ड का ही मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, या फिर उसको दूसरा नाम है डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी ये तो जनरल डेफिनेशन है। तो अभी नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो सिंबल यूज होता है वो मोस्टली सिग्मा यूज करते हैं। तो सिग्मा इज रिफर्ड फॉर नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑब्वियसली फॉर्मूला इज सेम विच इज P अपॉन E। तो आई होप कि आपको स्ट्रेस क्या होता है वो समझा रहेगा। अभी उसमें और अलग टाइप्स है, मतलब अगर ये एरिया परपेंडिकुलर के बदले अगर अप्लाइड फोर्स को वो टेंजेंशियल है, मतलब जैसे हम लोग ने फ्रिक्शन में पढ़ा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो टेंजेंशियल होता है, तो वो केस में उसको अलग नाम है और उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो वो जो टाइप है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस पे फोकस करते हैं। ओके, तो अभी करस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस किसकी वजह से आया? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? ये तो फोर्स का इफेक्ट हम लोग ने एज ए स्ट्रेस कंसीडर किया, बट अभी दूसरा इफेक्ट यहाँ पे हम लोग को डिफॉर्मेशन भी कंसीडर करना है। तो उसके लिए जो टर्म है वो है स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन आपका डिफॉर्मेशन कंसीडर करेगा। तो पहले हम लोग जनरल डेफिनेशन लिखते हैं स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज change in dimension upon original dimension। तो ये भी एक रेशियो है और यहाँ पे भी रेशियो ही है, बट ये जो रेशियो है वो सेम क्वांटिटी का है। मतलब अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अगर फोर्स P अप्लाई होता है तो लेंथ विल इंक्रीज बाय डेल्टा L। तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन एज ए लेंथ कंसिडर करता हूँ तो ऑब्वियसली चेंज इन डायमेंशन मतलब यहाँ पे मैं चेंज इन लेंथ लिखूंगा और डिनोमिनेटर में उसको ओरिजिनल लेंथ लिखना पड़ेगा। तो चेंज इन लेंथ क्या है? सिर्फ डेल्टा L है। सी L प्लस डेल्टा L इज फाइनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ नहीं है, ये तो फाइनल लेंथ। और चेंज कितना है? सिर्फ डेल्टा L, और वो बहुत छोटा है। तो अभी मैं इसको फॉर्मूला में लिख दूंगा डेल्टा L अपॉन L। ओके, तो जैसे हम लोग ने ये जनरल डेफिनेशन देखा था और उसका एक स्पेसिफिक टाइप देखा था, वैसे ही अभी स्ट्रेन में भी ये एक टाइप है, क्योंकि सिर्फ डायमेंशन बोल रहा हूँ तो जनरल हो गया, बट अगर मैं लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ तो लेंथ एक डायमेंशन है, उसके साथ और एक डायमेंशन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P ये डायमीटर बड़ा था,
और अभी ये डायमीटर छोटा हो गया, मतलब लेंथ बढ़ गया और डायमीटर कम हो गया, तो हम लोग को वैसे और एक चेंज इन डायमेंशन मिलेगा और वो रहेगा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा उसको कुछ अलग नाम रहेगा। तो ऑब्वियसली ये ड्यू टू लेंथ जो है उसको नाम है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब ये जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ ये है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, बिकॉज लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब होता है along the length। ओके, तो अभी इसके लिए भी हम लोग एक स्पेसिफिक नोटेशन देंगे, तो वो रहेगा EL, मतलब E लॉन्जिट्यूडिनल। तो ये फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा L अपॉन L। ओके, तो अभी इसका यूनिट क्या होगा कि ये तो रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज है, मतलब ऊपर भी लेंथ है, भले ही वो चेंज है बट चेंज भी मीटर में ही रहेगा और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में ही रहेगा। मतलब E जो है स्मॉल e विच इज स्ट्रेन, और स्पेसिफिकली अगर लेंथ होता है तो वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। आई होप आपको अभी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पता रहेगा क्या है। तो अभी मैंने एक दूसरा चेंज इन डायमेंशन बताया, वो था चेंज इन डायमीटर। ओके, तो ये जो डायमेंशन है जो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द लेंथ है, उसके लिए उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला। बट जो डायमीटर रहेगा वो लेंथ को परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो डायमेंशन को हम लोग ने दूसरा नाम दिया है, दैट इज लैटरल। तो वो डायमेंशन लैटरल होगा, तो उसमें जो स्ट्रेन आएगा उसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। ओके, तो जैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन डिफाइन हुआ वैसे लैटरल स्ट्रेन डिफाइन होगा। ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ओके, तो अभी मैं लिखूंगा ई लैटरल इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर। अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ कितना चेंज हुआ कितना बड़ा, बट फॉर्मूला तो लिख सकता हूँ, डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। ओके, अभी इसके आगे जाके अभी हम लोग को जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है उसको रिलेट करना है। और आपने आई होप ऑलरेडी ये आपने 12th में इलास्टिसिटी नाम का एक चैप्टर था उसमें पढ़ा रहेगा, और वो लॉ है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता है उसको बोलते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपने वहां पे एक ग्राफ भी बनाया रहेगा, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन को बोलते हैं। बट एज आई सेड वो जो थ्योरी पार्ट है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाद में रेगुलर लेक्चर्स में उसमें थोड़ा बहुत समझा दूंगा, बट अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे उसके फॉर्मूला पे। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, हर एक मटेरियल का एक कैपेसिटी होता है, मतलब वो अगर वो इलास्टिक मटेरियल है तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा जब फोर्स का, और वो फोर्स जब रिमूव होगा तो वो अपना जो डिफॉर्मेशन है वो वापस रिगेन करेगा, तो उसको वो प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये लॉ जो वैलिड है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है। मतलब क्या, जब तक मटेरियल आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स अगर डायमेंशन अपना रीगेन कर रहा है जो चेंज हुआ था, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नोटेशन के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं सिग्मा का, तो सिग्मा के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है वो होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, बिकॉज पी भी अलोंग द एक्सिस है और लेंथ जो डायमेंशन है वो भी लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन है, मतलब अलोंग द एक्सिस ही है। तो ये जो स्ट्रेस रहेगा सिग्मा उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन रहेगा ई लॉन्जिट्यूडिनल। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ई लिख रहा हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब क्या, स्ट्रेस बढ़ा तो सेम रेट में स्ट्रेन भी बढ़ेगा और वाइस वर्सा, कम हुआ तो वो भी कम होगा। तो अभी यहाँ पे जो भी जब भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो उसके बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, तो इसको हम लोग बीच में इक्वल टू जब भी लिखेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस होगा
और इसको मोस्टली नोटेशन दिया जाता है कैपिटल ई, और ये जो कैपिटल ई है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अभी ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल ई का फॉर्मूला इट विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अभी फॉर्मूला तो समझा, तो अभी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेस का यूनिट तो पता है आपको, ऑलरेडी आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे फोर्स है ऊपर और नीचे एरिया है, तो यहाँ पे स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा, ऊपर फोर्स है तो न्यूटन और नीचे एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका दूसरा नाम है पास्कल। तो स्ट्रेस के लिए हम लोग को दो यूनिट पता है, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, और स्ट्रेन के लिए देखा कि वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब रेशियो ऑफ सेम डायमेंशंस। तो अभी ये जो कैपिटल ई है उसमें ऊपर स्ट्रेस है मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, बट नीचे जो स्मॉल ई है वो स्ट्रेन है और वो यूनिटलेस है, मतलब जो यूनिट स्ट्रेस का है वही यूनिट ई कैपिटल ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मतलब हर एक मटेरियल के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा ई का, मतलब जैसे स्टील हुआ, कॉपर हुआ, तो हर एक मटेरियल का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है एक कांस्टेंट रहेगा। और मोस्टली जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको वो एज अ गिवन डेटा रहेगा। ओके, तो आई होप अभी तक आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो क्लियर रहेगा। आगे जाके अगर मैं सिग्मा, ये जो स्ट्रेस है उसका जो फॉर्मूला है पी अपॉन ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, और जो ई लॉन्जिट्यूडिन का फॉर्मूला है डेल्टा एल बाय ए, ई के फॉर्मूला में अगर सिग्मा के बदले पी अपॉन ए सब्स्टिट्यूट किया, पी बाय ए, एंड स्मॉल ई के फॉर्मूला में डेल्टा एल बाय एल। ओके, तो अभी यहां से मुझे ई का फॉर्मूला मिलेगा, पी ई नीचे जाएगा और डेल्टा एल बाय एल, जब आप ऊपर जाओगे तो एल ऊपर जाएगा एंड डेल्टा एल नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहां से मुझे डेल्टा एल का फॉर्मूला मिलेगा, तो अभी डेल्टा एल में यहाँ पे लेके जाओ तो ई नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला होगा पी एल अपॉन ई। ओके, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है एलोंगेशन का, मतलब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रॉड कितना एलोंगेट हुआ। अभी नॉट नेसेसरी कि ये हर टाइम एलोंगेशन ही होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस में जो हम लोग ने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर किया है वो टेंसाइल नेचर का है, मतलब अगर दोनों तरफ से आप पुल करोगे तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगा, बट कोई सिचुएशन में ये फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकता है, मतलब अगर मैंने इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एरो अगर ये साइड है तो ऑब्वियसली लेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बट उसमें चेंज तो होगा। ओके, एंड डायमीटर क्या होगा, जब भी लेंथ बढ़ता है तभी डायमीटर कम होता है, एंड जब भी लेंथ कम होता है तभी ऑब्वियसली डायमीटर बढ़ेगा, बट स्टिल डिफॉर्मेशन इज देयर, मतलब स्ट्रेस तो आने ही वाला है और स्ट्रेन भी आने वाला है, बट अभी बढ़ेगा मतलब वो पॉजिटिव रहेगा डेल्टा एल, बट अगर कंप्रेस हो रहा है तो वो स्ट्रेन नेगेटिव रहेगा। सेम वे जब भी डेल्टा डी में लॉन्जिट्यूड लैटरल का बात करता हूँ तो यहाँ पे डायमीटर रिड्यूस हुआ था तो ये नेगेटिव रहेगा, और जब भी वो डायमीटर बढ़ेगा मतलब चेंज हो रहा है बट वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेन हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो साइन कन्वेंशन हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी तो देखने ही वाले हैं, बट फिलहाल फॉर दिस एंटायर डिस्कशन हम लोग को जो चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, वो फर्स्ट है स्ट्रेस का विच इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब लोड अपॉन एरिया। दूसरा है ई लॉन्जिट्यूडिनल विच इज डेल्टा एल अपॉन एल, और उसका यूनिट भी याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला बाय हुक्स लॉ वी नो ई मतलब कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और बाद में हम लोग इसमें अगर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों के इंडिविजुअल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को मिलने वाला है वो है एलोंगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन वेदर दैट फोर्स इज टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो वो फॉर्मूला है पीएल अपॉन ई। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग ने कंसेप्ट डिस्कस किया उसके ऊपर
हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग ने जो 4 फॉर्मूले डिस्कस किए उसके ऊपर बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले मैं वो फॉर्मूले लिख देता हूँ। सो पहला फॉर्मूला था स्ट्रेस विच इज फोर्स अपॉन एरिया और उसका यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था स्मॉल ई विच इज स्ट्रेंथ। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ कंसीडर करने वाले हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल और दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो उसको कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। तीसरा बाय हुक्स लॉ मुझे मिला था कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, और इसमें जब भी हम लोग तो ऑब्वियसली इसका यूनिट भी क्या रहेगा, स्ट्रेस का जो यूनिट है वही रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड जो लास्ट में देखा था वो ई के फॉर्मूला में सिग्मा एंड ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा एल का फॉर्मूला मिला था पी एल अपॉन ई। तो डेल्टा एल मतलब क्या हो सकता है, वो एलोंगेशन भी हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली डेल्टा एल मतलब क्या रहेगा, वो चेंज है, मतलब वो मीटर में रहेगा, चेंज इन लेंथ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो हम लोग वो चारों टाइप्स पहले देख लेते हैं और बाद में उसके ऊपर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, तो पहला जो टाइप है वो है यूनिफॉर्म लोड एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो लोड एक्ट होगा, मतलब जो फोर्स एक्ट रहेगा वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड उसका जो क्रॉस सेक्शन, मतलब आप कहाँ पे भी उसको कट करो तो उसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम ही रहेगा। मतलब जो डेरिवेशन के लिए हम लोग ने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था कि एक रॉड था और उसको दोनों एंड पे फोर्स पी अप्लाई हो रहा था। ये तो एक्सटर्नल फोर्स पी था और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन भी पी आया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको आप जहाँ पे भी काटोगे तो सब जगह पे आइदर सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर जो साइड व्यू से आपको दिखने वाला है, तो वो क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सब जगह पे सेम रहेगा। तो इसके लिए तो मेरे पास ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो एज इट इज एप्लीकेबल होगा। लेट अस अज्यूम कि ये ओरिजिनल लेंथ है, तो जो चेंज इन लेंथ होगा तो उसका फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा। तो ऑब्वियसली इसमें आपको लोड का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब पी का वैल्यू इन न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ पता होना चाहिए एंड एरिया। तो अभी एरिया के लिए आपको ये रॉड कौन से शेप का है, मतलब अगर ये सिलिंड्रिकल रॉड है तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल रहेगा, मतलब ए का वहां पे फॉर्मूला पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो सकता है अगर डायमीटर दिया है तो। और अगर ये रेक्टेंगुलर बार है, जैसे मैंने बताया था कि अगर ये रेक्टेंगुलर बार है लाइक दिस, तो ये केस में आपको क्रॉस सेक्शन के लिए उसका विड्थ एंड हाइट, मतलब अगर सपोज ये बी एंड ये एच है तो वहां पे एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ये विड्थ बी है एंड हाइट एच है तो वहां पे बी इंटू एच हो जाएगा। ओके, तो इसमें पर्टिकुलरली आपको एरिया के लिए जो शेप दिया रहेगा क्रॉस सेक्शन का उसके हिसाब से फॉर्मूला लेना है। ठीक है, और दूसरा कोई भी शेप हो सकता है क्रॉस सेक्शन का। ओके, तो अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर दोनों यूनिफॉर्म है तो अभी क्या करते हैं कि अभी इसमें से कुछ तो एक वेरिंग होगा। वेरिंग मतलब जो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। तो लेट अस अज्यूम कि पहला हम लोग दोनों केसेस यूनिफॉर्म लोड का ही लेते हैं, तो सेकंड केस में मैं कंसीडर करूंगा यूनिफॉर्म लोड ही कंसीडर करूंगा। बट अभी जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसके बदले में लिखूंगा सेकंड टाइप के लिए वेरिंग क्रॉस सेक्शन। अब वेरिंग मतलब क्या, जो चेंज होगा। तो अभी इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो अगर सपोज ये राउंड बार आपको एक स्टेप बार की तरह दिए, मतलब आपने आई थिंक फर्स्ट ईयर में जो वर्कशॉप किया रहेगा उसके ऊपर लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन करके ऐसा डायमीटर रिड्यूस किया रहेगा सम लेंथ का, और कुछ लेंथ का डायमीटर ज्यादा होगा, तो ये स्टेप बार होता है, स्टेप। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये एंड पे भी पी अप्लाई हो रहा है एंड अपोजिट एंड पे भी पी अप्लाई हो रहा है। मतलब आप जहां पे भी इसको कट करोगे
तो आपको जो रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब ये पार्ट में कट किया तो भी रेजिस्टेंस आपको इक्वल एंड अपोजिट पी ही मिलेगा, यहाँ पे सेक्शन लिया तो वहां पे भी आपको इसके लिए अपोजिट पी ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे लोड तो यूनिफॉर्म है, कहाँ पे भी कट कर दो सेक्शन, ओके। बट जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर आप कट करते हो तो यहाँ पे अगर सपोज सर्कुलर रॉड है तो यहाँ पे डायमीटर बड़ा है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन देखोगे तो करस्पॉन्डिंग टू दिस मच, और यहाँ पे ये जो यहाँ से आप क्रॉस सेक्शन देखते हो, मतलब इधर अगर सेक्शन आप ले लोगे तो उसके लिए छोटा डायमीटर रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, ओके। इसका और एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ट्रपेजॉइडल रॉड ऐसा, मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन जैसा है, तो उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग डायमीटर है, मतलब लोड भले ही आप दोनों एंड पे सेम लगा रहे हो, बट इसमें क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, अगर वो फ्रस्टम ऑफ कोन है। तो ये और एक एग्जांपल हो गया उसका। तो अभी हम लोग इसका बात करते हैं, तो अभी हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट अस अज्यूम कि जो ये फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने 1 दिया नंबरिंग, इसको 2 दिया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका ओरिजिनल लेंथ सपोज मैं लेता हूँ L1, और जो सेकंड पार्ट है उसका मैं ओरिजिनल लेंथ लेता हूँ L2, ओके। तो अभी जो इसका करस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन रहेगा यहाँ पे जो आपको दिखेगा, तो लेट अस अज्यूम कि ये A1 है क्रॉस सेक्शन, और यहाँ से जो आपको दिखेगा वो लेट अस अज्यूम A2 है। अभी वापस ये सिलेंड्रिकल स्टेप बार भी हो सकता है या फिर ऐसे रेक्टेंगुलर स्टेप बार भी हो सकता है, तो ए का फॉर्मूला डिपेंड करता है, ये होगा या ये होगा, ऐसे या फिर ऐसे ट्रापेजॉइडल भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये केस में हम लोग को ये फर्स्ट पार्ट में जो डेल्टा एल मिलेगा उसके लिए अलग डेल्टा एल मिलेगा, और सेकेंड पार्ट का ऑब्वियसली दोनों पार्ट तो एलोंगेट ही होने वाले हैं क्योंकि जो हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया है वो टेंसाइल है, ओके। बट जो हर एक पार्ट में एलोंगेशन मिलेगा, मतलब ये फर्स्ट पार्ट का एलोंगेशन एंड सेकंड पार्ट का एलोंगेशन वो अलग अलग मिलेगा। तो हम लोग ये डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है यहाँ पे दो बार लिखेंगे। तो पहला फॉर्मूला होगा डेल्टा L1, तो उसके लिए ऑब्वियसली P तो सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म लोड है, तो डेल्टा L1 के लिए भी लोड P रहेगा, वैसे डेल्टा L2 के लिए भी लोड P ही रहेगा, ओके। देन अभी जो L है, L मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो फर्स्ट पार्ट का ओरिजिनल लेंथ L1 हो गया, सेकंड पार्ट का L2 हो गया। देन करस्पॉन्डिंग एरिया यहाँ पे A1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे जो E है वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि जो कैपिटल E है मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों एक ही मटेरियल का कंटिन्यूअस रॉड है तो यहाँ पे दोनों जगह पे E सेम रहेगा, मतलब अगर मटेरियल सेम है तो E सेम। बट अगर सपोज ये फर्स्ट पार्ट स्टील का है, दूसरा पार्ट कॉपर का है, मतलब अलग अलग मटेरियल, तो उसको कंपोजिट सेक्शन भी बोलते हैं, तो वो केस में हम लोग को E1 E2 अलग अलग मिलेगा, ओके। बट जो स्टेप बार होता है मोस्टली उसमें मटेरियल सेम होता है, बट आपको याद रखना है कि अगर मटेरियल अलग अलग है तो E का वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा, ओके। तो ऑब्वियसली अभी मुझे क्या चाहिए, ये टोटल एलोंगेट कितना होगा वो चाहिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट भी एलोंगेट हो रहा है, सेकंड भी एलोंगेट हो रहा है, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे जो टोटल एलोंगेशन मिलेगा वो रहेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ओके। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी थर्ड टाइप में अगर मुझे जाना है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म लोड के दो टाइप्स हो गए, तो अभी ऑब्वियसली मुझे लोड क्या करना पड़ेगा, वेरिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी अगर लोड वेरिंग होगा तो एक बार मैं क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रख सकता हूँ, एंड लास्ट में लोड भी वेरिंग होगा एंड क्रॉस सेक्शन भी वेरिंग होगा, मतलब यूनिफॉर्म लोड के दो केसेस हो गए। तो अभी मुझे वेरिंग लोड के दो केसेस मिलेंगे, ओके। तो मैं थर्ड टाइप लिख रहा हूँ वेरिंग लोड, मतलब चेंजिंग लोड एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो फोर्थ टाइप भी आपको अभी पता ही है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, वेरिंग लोड एंड वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अभी इसके लिए डायग्राम कैसे रहेगा, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब मुझे एक ही डायमीटर या फिर एक ही क्रॉस सेक्शन जो है वही मेंटेन करना है।
तो यहाँ पे स्टेप बार नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा सिंगल। ओके, देन अभी जो लोड वेरिंग है, मतलब अभी सपोज वेरिंग लोड है, मतलब यहाँ पे सपोज मैं P1 एक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे P2 हो सकता है, या फिर अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, या फिर बीच में और किधर तो एक जंक्शन पे तीसरा फोर्स भी एक्ट हो सकता है, P3। ओके, तो इसका जो मेथड है सॉल्व करने का, वो हम लोग जब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले सेपरेट एफबीडीज बनाना पड़ेगा। मतलब अभी ये जब भी क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा, बट उसके पहले मैं ये फोर्थ जो टाइप है, क्योंकि जो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एक्चुअली फोर्थ टाइप का है, और अगर आपको फोर्थ टाइप कैसे सॉल्व होगा वो समझेगा तो थर्ड टाइप भी इजी होगा आपके लिए। तो मैं अभी फोर्थ जो टाइप है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा क्वेश्चन में वो बताता हूँ। तो ऑब्वियसली वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, मतलब स्टेप बार रहेगा, मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन। ओके, एंड वेरिंग लोड, मतलब अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे कुछ तो अलग रहेगा, या फिर नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे टेंसाइल है तो यहाँ पे भी टेंसाइल होगा, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। ओके, या फिर जंक्शन पे भी कुछ तो अलग हो सकता है, P3। ओके, तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ टाइप का क्वेश्चंस है वो नोटेशंस में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको जब एक्चुअल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी इसके बाद, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। बट आपको ये समझना है कि ये जो डेल्टा एल है उसके ऊपर बेस्ड ये चार टाइप, मतलब डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड हम लोग को चार टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट दो टाइप तो बहुत इजी है, यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, और यहाँ पे सिंपली अलग अलग एलोंगेशन निकाल के उसको ऐड करना है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कंप्रेसिव लोड होगा तो यहाँ पे जो डेल्टा एल मिलेगा वो कंप्रेशन मिलेगा, और यहाँ पे भी जो ऐड करके मिलेगा वो कंप्रेशन ही रहेगा, टोटल कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो अभी जो थर्ड एंड फोर्थ टाइप है, तो उसमें से अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो फोर्थ टाइप का है, तो वो हम लोग अभी पूरा सॉल्व करेंगे, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में जो मेथड रहेगा जनरल वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और अगर फोर्थ टाइप आपको समझता है तो सेम वे आप थर्ड टाइप भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको सिर्फ समझना चाहिए कि ये चार में से कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आपको पहले क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करना है चार में से, और उसके बाद आप मेथड क्या यूज करोगे वो डिसाइड होगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल क्वेश्चन। ये जो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है सामने, डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, मतलब क्या, वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड वेरिंग लोड। तो जो जो डेटा दिया है, जो वर्ड्स में भी दिया है और सेम डेटा हम लोग को डायग्राम में भी दिखा है, तो मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करके ही स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट है ए बी, बाद में डायमीटर रिड्यूस हुआ फॉर पार्ट बी सी, एंड बाद में फिर चेंज हुआ फॉर सी डी। ओके, तो अभी जो डेटा दिया है वो मैं नोटेशंस के टर्म्स में लिखूंगा। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ए टू बी, सेकेंड पार्ट है बी टू सी, एंड थर्ड पार्ट है सी टू डी। तो हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट को मैं नाम नंबर देता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अभी मैं डेटा भी उसके हिसाब से ही लिखूंगा। तो जो लेंथ दिया है फर्स्ट पार्ट का 1200 mm, तो उसको मैं लिखता हूँ L1। सो L1 इज 1200 mm। अभी मैं कुछ कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ mm टू मीटर, जैसे है वैसे ही लिख रहा हूँ। ओके, सो सेकेंड जो पार्ट है उसका लेंथ है 800, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L2 इज इक्वल टू 800 mm। एंड जो थर्ड पार्ट है उसका लेंथ ये 1000 mm, सो L3 इज इक्वल टू 1000 mm। ओके, देन जो फोर्सेस दिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फोर्स है ए पे वो है 10 किलो न्यूटन, बी पे जो फोर्स है वो 18 किलो न्यूटन है, बट उसका डायरेक्शन राइट में
देन सी पे जो फोर्स है वो अननोन है विच इज पी। तो क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है, टू फाइंड पी, एंड देन उसके बाद एलोंगेशन निकालना है। एंड जो लास्ट में डी पे फोर्स दिया है वो है 16 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अभी और जो डेटा बचा है वो है डायमीटर। तो ऑब्वियसली डायमीटर तो हम लोग को फॉर्मूला में डेल्टा एल के लगता नहीं है, हम लोग को लगता है एरिया। तो जो डायमीटर दिया है उससे मैं डायरेक्टली लिखूंगा एरियाज, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए मैं एरिया लिखूंगा A1। सो उसका फॉर्मूला बनेगा पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर, एंड डी हियर इज 40 स्क्वायर। और अगेन लेंथ भी mm में लिया है तो ये एरिया भी हम लोग mm स्क्वायर में ही निकालेंगे। तो डायमीटर जैसा mm है वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन E2 विल बी पाई बाय 4 इनटू, यहाँ पे डायमीटर है 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 20 स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली E3 विल बी पाई बाय 4 इनटू, यहाँ का डायमीटर है 30 सो 30 स्क्वायर। ओके, सो जो अपना फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई, उसके लिए हम लोग को एल एंड ए तो पता चला। अभी बात आता है पी का एंड ई का। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो ई का वैल्यू दिया है वो है ई इज इक्वल टू 200 जीपीए। एंड ऑब्वियसली ए की वैल्यू दिया है, मतलब आपको यही अजम्पशन करना है कि ये जो स्टेप बार है वो एक ही मटेरियल का बना है थ्रू आउट। ओके, मतलब हर एक डेल्टा एल के फॉर्मूला में ई सेम ही रहेगा। ठीक है, बट अभी व्हाट इज दिस यूनिट जीपीए? तो जीपीए का मतलब होता है गीगा पास्कल। तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि ई का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको ही हम लोग पास्कल बोलते हैं, मतलब पीए। ठीक है, बट अभी मुझे गीगा पास्कल दिए, तो गीगा मतलब क्या होता है 10⁹, मतलब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट अभी हम लोग जो लेंथ एंड एरिया ले रहे हैं वो mm में ले रहे हैं, तो यहाँ पे E का वैल्यू भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बदले न्यूटन पर mm स्क्वायर में होना चाहिए। तो अगर मैं मीटर के बदले mm डालूं तो यहाँ पे मुझे पता है 1 मीटर इज 1000, मतलब 10⁻3, और वो स्क्वायर है, मतलब 10⁻3 का स्क्वायर मतलब 10⁻6 हो जाएगा, और वो डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके वो 10⁻6 होगा। मतलब मुझे अगर गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो पहले तो मुझे गीगा के लिए 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, और बाद में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁹ एंड 10⁻6 तो बचेगा 10⁻3। तो यहाँ पे मुझे 200 इंटू 10⁻3 मिलेगा, और वो मिलेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो mm स्क्वायर में निकालने का रीजन था क्योंकि लेंथ एंड एरिया हम लोग ने mm में ही कंसिडर किया है। ओके, अभी इतना डेटा होने के बाद अभी जो बात बचता है वो है P। सो सिंस दिस इज वेरिंग लोड, मतलब हर एक पोर्शन के लिए जो लोड रहेगा वो अलग अलग रहेगा, मतलब इसके लिए P1 रहेगा, इसके लिए P2 रहेगा, इसके लिए P3 रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो मुझे 3 ही लोड चाहिए, बट आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आप लोगों को 4 लोड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक पोर्शन पे जो फोर्स रहेगा तो वो मुझे एफबीडी से बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, हम लोग ने मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और वो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे कंडीशन होता है, एंड दैट कंडीशन इज समेशन एफएक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उसका सबका समेशन 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियसली दो द फोर्सेस आर एक्टिंग हियर एंड डिफॉर्मेशंस आर वेरी स्मॉल, तो हम लोग को ये रॉड, ये स्टेप बार अभी भी इक्विलिब्रियम में है ऐसे ही कंसीडर करना है। तो अभी अगर मैं ये कंडीशन पूरे रॉड के लिए अप्लाई करूं, स्टेप बार के लिए, तो मुझे समेशन एफएक्स में क्या क्या मिलेगा विद साइन कन्वेंशन, ये तो हम लोग ने मैकेनिक्स में ऑलरेडी लिखे हैं ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस। तो ऑब्वियसली समेशन एफएक्स इक्वल टू 0 में मुझे मिलेगा 10 किलो न्यूटन जा रहे हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट मतलब नेगेटिव एंड राइट मतलब पॉजिटिव,
एक्स डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स के हिसाब से साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो मुझे लिखना है -10, देन 18 किलो न्यूटन जो एक्ट हो रहा है यहाँ पे वो जा रहा है राइट में, तो हम लोग उसको लेंगे प्लस, देन जो P अननोन है वो जा रहा है लेफ्ट में, तो वो रहेगा -P, एंड जो 16 है वो जा रहा है राइट में, तो वो रहेगा +16। और ये सब का समेशन अगर ये पूरा रॉड इक्विलिब्रियम में, तो वो 0 होना चाहिए। तो पहले तो हमें ये सॉल्व करके P का वैल्यू मिलेगा, मतलब ये P इधर जाओगे तो वो +P बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, बचेगा 18 + 16 - 10। तो पहले तो -10 एंड 18 8 बचेगा, एंड 8 + 16, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो P का वैल्यू मिलेगा 24। बट अभी जो यूनिट है वो है किलो न्यूटन, बाकी के फोर्सेस सब किलो न्यूटन में है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P = 24 किलो न्यूटन, और वाइल सब्स्टिट्यूटिंग इन क्वेश्चन, तो किलो न्यूटन को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, सो 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अभी एक बार ये P मिल गया तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें से फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये हो गया एंटायर एफबीडी बना के P का वैल्यू निकाला। अभी मुझे हर एक पोर्शन के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब P1 P2 P3 निकालना है। ओके, तो मुझे सेपरेट एफबीडी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों एंड से अलग अलग स्टार्ट करूंगा। सेपरेट एफबीडी मतलब अभी मुझे हर एक पोर्शन अलग अलग करना है। ओके, तो मैं अगर सपोज सेपरेट करता हूं उसको, तो पहला पार्ट में लेता हूं ए बी, ये भी मैं सेपरेट एफबीडी बना रहा हूं। ठीक है, बीच में एक बनाऊंगा बीसी, मतलब उसको अलग कर रहा हूं। सेपरेट एफबीडी मतलब हम लोग हर एक पोर्शन को सेपरेट कर रहे हैं। एंड तीसरा है सीडी। ओके, तो अभी मुझे चेक करना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स है, एक पोर्शन के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। तो ऑब्वियसली ये एंड पे 10 किलो न्यूटन है, तो वो तो वैसे ही रहेगा। तो ईबी के ऊपर 10 किलो न्यूटन तो एक्ट होने ही वाला है लेफ्ट में, और वैसे ये जो 16 किलो न्यूटन डी पे एक्ट हो रहा है, तो वो तो 16 किलो न्यूटन आपको एंड में मिलने ही वाला है। ठीक है, तो जो भी बैलेंस करना है वो आपको ये दो जंक्शन पे करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये सीडी, अगर एंटायर एफबीडी हम लोग ने इक्विलिब्रियम में कंसीडर करके ये इक्वेशन लिखा, तो एफबीडी का मतलब क्या होता है कि हर एक पार्ट भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, सेपरेट एफबीडी। तो अभी ये 16 किलो न्यूटन है, तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए सी पे भी 16 ही लगेगा। ठीक है, ओके, तो अभी ऑब्वियसली अगर ये 16 है तो ही ये बैलेंस हो पाएगा। सेम वे यहाँ पे अगर 10 किलो न्यूटन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन ही लगेगा। अभी जो बचा हुआ पार्ट है वो है बीसी। तो अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि बी पे तो ऑलरेडी ओरिजिनल डायग्राम में 18 किलो न्यूटन था, उसमें से ऑलरेडी ये जो 10 किलो न्यूटन है वो इसको बैलेंस कर रहा है। ओके, तो बीसी के लिए कितना रहेगा, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बी पे 8 किलो न्यूटन दिखाता हूं फोर्स, तो जब ये दोनों पार्ट मर्ज हो जाएगा, तो दोनों लेफ्ट में दिखा रहा, सॉरी दोनों राइट में दिखा रहा हूं 10 एंड 8, तो जब ही वो ऐड हो जाएगा तो कंबाइन करके मुझे जंक्शन पे, जो बी का जंक्शन है उसके ऊपर 18 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे 18 बैलेंस होता है, तो यहाँ पे मुझे P, मतलब जो हम लोग ने 24 निकाला था आंसर, वो मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कंप्रेसिव 8 किलो न्यूटन दिखा रहा हो, तो यहाँ पे भी C पे भी इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 8 किलो न्यूटन ही मिलना चाहिए। ओके, तो अभी चेक करते हैं कि जब ये C और ये C कंबाइन होगा, मतलब ये जो सेपरेट एफबीडी उसको अगर मैं वापस एक ही बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये 16 किलोमीटर लेफ्ट में जा रहा है और ये 8 किलोमीटर भी 8 में ही जा रहा है, और लेफ्ट में ही जा रहा है। तो 8 + 16 आपको वापस 24 मिलेगा, मतलब जो P मिल रहा था कंबाइंड, तो वापस आपको P यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो आई होप ये आपने एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम का कांसेप्ट मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा।
तो अभी आपको यहाँ पे सिंपली क्या मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको जो 10 किलो न्यूटन मिल रहा है वो है आपके लिए P1, फर्स्ट पार्ट है तो उसके लिए P1। तो यहाँ से आप क्या डेटा लिखोगे कि P1 इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। और ऑब्वियसली ये टेंसाइल नेचर का है, मतलब जो AB पार्ट के ऊपर 10 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है उसकी वजह से AB एलोंगेट होगा। बट अगर मैं BC का बात करता हूँ, सेकेंड पार्ट का, तो उसके ऊपर जो 8 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है वो कंप्रेसिव नेचर का है, मतलब उसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब P2 जो है वो 8 किलो न्यूटन है, बट उसकी वजह से मुझे एलोंगेशन नहीं मिलने वाला है, मतलब जो डेल्टा L2 मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट वो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, और डेल्टा L1 जो मिलेगा वो एलोंगेशन रहेगा। और CD के केस में 16 किलो न्यूटन टेंसाइल है, तो पहले मैं वो P3 लिखता हूँ विच इज 16 किलो न्यूटन। ओके, तो अभी हम लोग के पास डेल्टा L1 का जो फॉर्मूला है वो 3 बार लिखना पड़ेगा, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग। सो ऑब्वियसली अगर मैं डेल्टा L1 का फॉर्मूला लिखूं फॉर फर्स्ट पार्ट AB, तो फर्स्ट पार्ट AB के लिए डेल्टा L1, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी वेरिंग लोड है, मतलब हर एक पार्ट के लिए P का वैल्यू भी अलग है और वो अलग अलग वैल्यूज हम लोग ने FBD से बैलेंस करके निकाला। तो फर्स्ट पार्ट है P1, मतलब फर्स्ट लोड है P1, दूसरा है L1 अपॉन A1E। अभी E1 नहीं लिख रहे क्योंकि एक ही मटेरियल है तो E सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैसे मैं सेकेंड फॉर्मूला लिखता हूँ डेल्टा L2 का, सो ऑब्वियसली वो रहेगा P2 L2 E2E, एंड थर्ड फॉर्मूला रहेगा डेल्टा L3 का, मतलब चेंज इन लेंथ इन थर्ड पोर्शन, तो वो रहेगा P3 L3 E2E। अभी जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो P1 है 10 किलो न्यूटन, तो पहले मुझे उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10⁻3। ओके, बाद में आएगा L2 सॉरी L1, तो L1 कितना है 1200 mm, तो हम लोग सब mm में ही ले रहे हैं। ओके, उसके बाद डिनोमिनेटर में है A1, तो A1 मैंने अभी तक फाइनल आंसर नहीं निकाला है, तो मैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और डायरेक्टली एक साथ कैलसी में सॉल्व करेंगे। तो π/4 d² डाला मैंने A1 का फॉर्मूला, एंड जो E है वो सबके लिए कॉमन है, तो वो कितना है 200 GPa को हम लोग ने कन्वर्ट किया था न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो 200 इंटू 10⁻3। ओके, सिमिलरली P2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, वो है 8 किलो न्यूटन, सो 8 इंटू 10⁻3। बाद में L2 है 800 डिवाइडेड बाय इसका करस्पॉन्डिंग एरिया π/4, यहाँ पे डायमीटर है 20 स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो E है वो सेम ही रहेगा 200 इंटू 10⁻3। एंड लास्ट में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो P3 है 16 इंटू 10⁻3 किलो न्यूटन टू न्यूटन, देन लेंथ इज 1000 डिवाइडेड बाय एरिया, सो एरिया हियर इज π/4, यहाँ पे डायमीटर है 30 स्क्वायर, एंड जो E है वो 200 इंटू 10⁻3। ओके, तो पहले तो आपको कैल्सी में हर एक का आंसर निकालना पड़ेगा, एंड फाइनली आपको निकालना है डेल्टा L, रिजल्टेंट कितना होगा। हर एक पार्ट में इतना हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट निकालना है, तो हर एक का वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाद में, बट अभी रिजल्टेंट कैसे निकलेगा यहाँ पे। तो जो डेल्टा L है, तो डेल्टा L जो है वो डिपेंड करता है कि ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वो एलोंगेट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है। ओके, तो जैसे हम लोग ने देखा कि फर्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स है, तो ऑब्वियसली वो एलोंगेट होगा, तो डेल्टा L1 पॉजिटिव होगा, मतलब जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो आपको एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। बट जो P2 है वो कंप्रेसिव इन नेचर है, तो उसकी वजह से जो भी होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हम लोग को इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा L2 का आंसर मिलेगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो थर्ड पार्ट है उसमें 16 किलो न्यूटन वापस कंप्रेसिव इन नेचर है,
तो उसका करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा L3 मिलेगा वो ऐड होगा। ठीक है, तो सिंपली अभी आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक दो ऐड करना है और एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो आपको पूछा था कि फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, तो आपको ये टोटल एलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी आएगा, मतलब अभी इसके ऊपर कैसे डिसाइड होगा कि ये जो फाइनल चेंज मिला वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। मतलब ये करने के बाद अगर इधर आंसर पॉजिटिव आया मतलब वो एलोंगेशन है, और ये आंसर अगर नेगेटिव आया तो मतलब उसका ये कंप्रेशन है। तो लेट अस डू द कैलकुलेशन एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। सो अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे पास कैलसी भी है। ओके, तो पहले मैं ये कैलकुलेशंस करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है अभी, या फिर आपको पता है इंजीनियरिंग कैलसी कैसे यूज करते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व एंड गिव द आंसर, बट स्टिल आई एम शोइंग यू वन कैलकुलेशन हियर। सो जो पहला थिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये जो पाई बाय 4 है उसमें से 4 ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, ये तो बेसिक आपको पता ही रहेगा। तो डायरेक्टली मैं दो पार्ट्स में फाइनल आंसर निकालूंगा। तो पहला है 10 into 10 raised to 3 बाद में 1200 और ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आपको उसके पहले इंटू 4 भी करना है, पाई बाय 4 वाला। ये तो ये फर्स्ट न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया, अभी उसको डिवाइड करना है एंटायर डिनोमिनेटर से। उसमें क्या क्या आएगा, पाई आएगा इंटू 40 स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर एंड इंटू 200 इंटू 10 रेज टू 3। या फिर कैल्शियम में डालने के पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो और इजी हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आंसर आ रहा है मुझे डेल्टा L1 का, वो है 0.047। सो डेल्टा L1 का आंसर मिल रहा है 0.047 एंड ऑब्वियसली ये रहेगा mm में, क्योंकि हम लोग ने जो भी कैलकुलेशंस किया है सब mm में किया है। अब यहाँ पे और एक आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ये 10 रेज टू 3 जाएगा, ये 200 में से और 2 0 ये 2 0 जाएगा। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सेकंड थर्ड कैलकुलेशन में भी वैसे ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकंड कैलकुलेशन करते हैं। तो सेकंड के लिए मुझे करना है 8 इंटू 8 इंटू नीचे से 4 आएगा पाई बाय 4 में से, तो ये हो गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या क्या है, पाई है इंटू 20 स्क्वायर एंड इंटू 2। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको डेल्टा L2 का आंसर मिल जाएगा, वो आपको मिल रहा है 0.010। सो अप टू 3 डेसिमल कंसीडर कर लो, तो ये आ रहा है 0.101। अगेन इसका आंसर mm में रहेगा। अभी जो लास्ट पार्ट बचा है वो कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा, 16 इंटू 10 इंटू पाई बाय 4 में से 4 आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में रहेगा पाई इंटू 30 स्क्वायर इंटू 2। ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा 0.113। सो डेल्टा L3 का आंसर आ रहा है 0.113। तो अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको देखना है कि क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली 0.047 पॉजिटिव माइनस 0.101 प्लस 0.113। ठीक है,
तो अभी ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, 0.047 माइनस 0.101 प्लस 0.113, तो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है डेल्टा एल का 0.059 and unit is mm. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड आपको आंसर पॉजिटिव आया, मतलब जो रिजल्टेंट रहेगा वो एलोंगेशन ही रहेगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन पार्ट तो आना चाहिए, फिर भी मैंने कैलसी में दिखा दिया, फिर भी आपको वो कैलकुलेशन कैसे सिंपल करना है, ये बहुत सारे टर्म्स है, तो पहला तो मैंने पूरा डाला था, बट बाद में आपको देखना है कि कैंसिल आउट भी हो सकता है बहुत सारा चीज, तो हम लोग उसके हिसाब से इजी कर सकते हैं कैलकुलेशंस। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कांसेप्ट व्हिच वी हैव स्टडीड, फोर्थ टाइप। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको फोर्थ टाइप समझा, तो यहाँ पे मेन चीज क्या था, ये जो मैकेनिक्स का कांसेप्ट है, इक्विलिब्रियम ऑफ एंटायर बॉडी, उससे हम लोग ने पहले पी निकाला, बाद में फिर सेपरेट एफबीडी निकाला, और सेपरेट एफबीडी से हम लोग को P1 P2 P3 बैलेंस करके मिला। तो बैलेंस करने का ट्रिक क्या है, यहाँ का एंड और यहाँ का एंड जो भी है, वहां पे तो फोर्स जो है 10 एंड 16 वो एज इट इज दिखाना है, और उनको बैलेंस करने वाला इक्वल एंड अपोजिट सेम ही रहेगा। तो अभी आपको जो बैलेंस करना है वो आपको जंक्शन बी पे बैलेंस करना है, जंक्शन सी पे करना है, कि सच दैट जब ये दोनों साथ में आ जाएगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट 18 मिलेगा राइट साइड में, और ये सी जंक्शन सी पे रिजल्टेंट आपको 24 मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो इसके हिसाब से यहाँ पे तो 10 प्लस 8 होगा 18, और यहाँ पे 16 प्लस 8 24, मतलब यहाँ का अगर मैच होगा तो यहाँ पे भी मैच होना ही चाहिए 24। ओके, तो ये जो पार्ट है ये एफबीडी का वही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब तो एक ही फॉर्मूला है डेल्टा एल का, जो हम लोग ने प्रीवियस दो टाइप, मतलब जो फर्स्ट दो टाइप थे उसमें भी यही किया था, अलग अलग पार्ट्स का डेल्टा एल निकाल के उसको इधर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड कभी करना है जब ये वो एलोंगेट होगा, मतलब टेंसाइल फोर्स रहेगा, एंड सब्ट्रैक्ट कभी करना है जब ये कॉम्प्रेस होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा, डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो मुंबई यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल ब्रांच का थर्ड सेमेस्टर का दिसंबर 16 में 10 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन था। तो वैसे ही आपका जो डिप्लोमा एमएसबीटी का रहेगा या पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन रहेगा, तो रेगुलर लेक्चर में आपका सिलेबस के हिसाब से तो क्वेश्चन तो इसके जैसे ही होंगे, सेम टाइप के होंगे, तो थोड़ा बहुत डायग्राम अलग हो सकता है, वैल्यूज अलग अलग हो सकता है। सो जब भी आप ट्यूशन ज्वाइन करोगे तभी आपके हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये सब डेमो, सिर्फ डेमो के लिए था, तो ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल एज एग्जांपल सॉल्व किया है। ओके, सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। तो आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर ये जो मैंने डेमो लिया है उसमें भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो कांटेक्ट दिख रहा है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन सेट के लिए कुछ भी मतलब रजिस्ट्रेशन ऐप में इंस्टॉल करने के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इश्यू आ रहा है तो भी मुझे आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू ऑल।